सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 10,000 BC। स्वागत है आपका हमारे चैनल अ मूवी एक्सप्लेनर में। इस मूवी में देखते हैं कि कुछ लोग एक योगाल नामक कबीले में रहते हैं। ये लोग शिकार से ही अपना गुजारा करते हैं। ये योगाल कबीला बर्फीले पहाड़ों में रहता है और ये लोग साल में एक बार ही शिकार करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक शिकारी कबीला है। योगाल कबीला मेहमच का शिकार करता था। पहले के समय में लोग हाथियों को मेहमच बोलते थे, जो कि अब एक्सटेंड हो चुके हैं। लेकिन अब ये जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं, मतलब शिकार के सीजन पर नहीं आते और कभी कभी तो आते ही नहीं थे। और इस वजह से उस पूरे कबीले को भूख का सामना करना पड़ता, बिकॉज यही एक सोर्स था उन लोगों के लिए। बाकी वहाँ पर खेती बाड़ी इस तरह की चीजें नहीं थी और इस सिचुएशन को लेकर सभी लोग परेशान होते हैं। इस कबीले में एक औरत रहती है जिसको सब बड़ी माँ कहते हैं और बड़ी माँ पूर्वजों की आत्मा से बातें कर सकती है। वो अपने पूर्वजों से पूछती है कि इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कबीले वालों को यही लगता है कि उनके पूर्वज उन्हें हमेशा गाइड करते हैं। एनीवेज, वो बूढ़ी औरत कई बार अपने पूर्वजों की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है कि वो उन्हें कोई रास्ता दिखाए, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुई। फिर एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। एक्चुअली इन लोगों को जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई थी और वो उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये हमें उन 4 पाँव वाले मॉन्स्टर्स के बारे में आगाह करने आई है जो हमारे कबीले को उजाड़ देंगे। एक तरह से ये भविष्यवाणी थी उनके लिए, और वो तब होगा जब हम अपने आखिरी शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम सब फिक्र मत करो, क्योंकि तब एक वॉरियर का जन्म होगा और ये लड़की उसकी बीवी बनेगी और ये दोनों योगाल के लोगों को एक नई दुनिया देंगे, एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर जिंदगी, जहाँ पर योगाल के लोगों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलिट होता है और इसके नाम का मतलब है नई जिंदगी। और इस कबीले में एक लड़का होता है सैम एवलिट की एज का, उसका नाम डेले होता है और शुरू से ही वो एवलिट को पसंद करता है। अब यहाँ पर डेले के फादर के पास एक भाला होता है जो व्हाइट स्पैर कहलाता है और ये उसी इंसान को मिलता है जो कबीले में काबिल शिकारी होता है, एक तरह से सब शिकारियों का लीडर। तो डीले के फादर वही थे। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और वो एक फैसला करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। डीले के फादर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान थे। वो अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि वो जिंदा रहें और अपने दोस्त को अपनी वो सारी ये बात बताते हैं और वो अपने दोस्त टिक टिक से वादा लेते हैं कि वो इस सब के बारे में किसी को नहीं बताएगा कि वो आखिर कहाँ गए हैं। और फिर वो अपना भाला उन्हें देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद सब डीले को बहुत तंग करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर यहाँ से भाग गए। दरअसल सबको ये लगता है कि उसके फादर फ्यूचर के बारे में सुनकर डर गए हैं और वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। वो किसी और मकसद से ही गए थे। मगर इस बात से डीले के लिए बहुत ही मुश्किलें आ जाती हैं। सब उसके फादर को बुज़दिल कहते हैं। खैर, इस सब की सच्चाई सिर्फ उनके दोस्त टिक टिक को ही पता है, मगर उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। वहीं एवलिट उस कबीले में अकेली है और अब डीले भी अकेला पड़ जाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल गुजर जाते हैं, ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से इनके इलाके में मेहमच आते हैं और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। बड़ी माँ के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इनका कबीला तबाह कर देंगे। शिकार का दिन अब करीब आने वाला था और कबीले वालों ने ये फैसला किया है कि जो भी पहले शिकार पर हमला करेगा और उसे मार देगा, उसकी शादी एवलिट से की जाएगी और भाला भी उसे ही मिलेगा। इसी कबीले में करण नाम का एक लड़का भी था जो कि शुरू से ही डीले को पसंद नहीं करता था और अब पूरे कबीले को पता था कि करण ही है जो उस मेहमत का शिकार करेगा और एवलिट उसे दे दी जाएगी और भाला भी। मगर एवलिट डीले से बहुत प्यार करती है। ये सब कबीले वाले मनक का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब मेहमत का एक झुंड आता है। पहले वो लोग उन्हें डराते हैं जिससे कि वो एक तरफ भागने लगते हैं और मनक जो कि सबसे पीछे था वो उस पर एक जाल डालते हैं। मनक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके जिस्म पर जाल अभी भी फंसा हुआ था। अब ये सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं और मनक भाग रहा होता है। फिर एक एक करके ये सारे लोग जाल को छोड़ते जा रहे थे, लेकिन डीले का हाथ उसमें फंस जाता है और हाथी उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो मनक डीले पर हमला करता है, लेकिन डीले किसी तरह से उस हाथी को भाला मार देता है। उस हाथी को कुछ नहीं होता और वो दोबारा उस पर हमला करता है। तभी डीले को
एक और भाला मिलता है। वो भाला पत्थरों में फंसा हुआ था। हाथी उस पर गिर जाता है और इस तरह से वो बड़ा हाथी मर जाता है। तभी वहाँ सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डीले ने हाथी को मार डाला है। और ये देखने के बाद वो सब बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। वो डीले को भाला और उसके होने वाली बीवी यानी कि एवलेट को दे देते हैं। लेकिन डीले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही थी। वो जानता है कि उसने मनक को नहीं मारा क्योंकि जाल उसने भी छोड़ दिया था। उसका हाथ सिर्फ जाल में फंस गया था, इसलिए वो भाला वापस कर देता है। और वो एवलेट को कहता है कि मैंने मनक को नहीं मारा, बल्कि वो अपने आप ही मेरे भाले पर आ गिरा था, इसलिए मैंने भाले को छोड़ दिया है। और भाले को छोड़ने का मतलब था कि एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसे ही मिलेगी जिसने कि मनक का शिकार किया हो। और अब क्योंकि उसने मनक का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर एवलेट उससे नाराज हो जाती है और डीले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब अपने रिवाजों से बंधे हुए हैं। उसी रात इनके कबीले पर कुछ लोग जो कि घोड़े पर आए थे इन पर हमला कर देते हैं और इनके कबीले के बहुत सारी औरतें और मर्दों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और ये लोग एवलेट को भी पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन डीले और कुछ लोग बच गए थे। डीले कहता है कि मैं अपने लोगों को बचा कर लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। करण कहता है कि उन पहाड़ों से आज तक कोई वापस नहीं आया है। डीले कहता है कि हमला करने वाले भी तो उन्हीं पहाड़ों से आए थे और अब वो फैसला करता है कि वो भी वहाँ जाएंगे। डीले उनके घोड़े के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। डीले के साथ उसके कबीले के और लोग भी जाते हैं और बहुत दिनों के सफर के बाद ये पहाड़ों के पार पहुँच जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर 4 पाँव वाले मॉन्स्टर्स ने एवलेट की फैमिली को मार दिया था। मतलब कबीले पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ था। इसके बाद डीले और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में पहुँचने के बाद इन्हें एवलेट और इनके कबीले के बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिन्हें उन लोगों ने कैदी बनाया हुआ था। और वो एवलेट और अपने साथियों को छुड़ा लेता है और ऐसा करते हुए उन्हें वो लोग देख लेते हैं। फिर अचानक वहाँ कुछ जंगली जानवर आकर उन पर हमला कर देते हैं और अपनी सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें डीले का एक साथी जख्मी भी हो जाता है और वो इन लोगों को फिर से पकड़ लेते हैं। मगर डीले इस बार भी बच जाता है। वो लोग उन कैदियों को आगे के सफर पर रवाना करते हैं। अब टिक टिक यानी कि डीले का साथी और उसके फादर का दोस्त वो जख्मी हो गया था। अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश में डीले उसे घसीटकर वहाँ से ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है। डीले शिकार करने जाता है मगर वो एक शिकारी गड्ढे में गिर जाता है। ये किसी ट्रैप की तरह था। वहाँ और भी जानवर फंस गए थे मगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा शेर भी फंसा हुआ था। फिर रात में बारिश शुरू हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरने लगता है और अब वो शेर पानी में डूब रहा था क्योंकि किसी तरह से डीले ने खुद को तो आज़ाद कर लिया था। लेकिन उससे पहले कि वो पानी में डूबकर मरता, डीले उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद करूँगा अगर तुम मुझे नहीं खाओगे। और जब डीले उसे छुड़ाता है तो उसे ना खाकर वहाँ से भाग जाता है और डीले भी वहाँ से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो टिक टिक के पास आता है, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका था। टिक टिक डीले को बताता है कि रात को उसने यहाँ पर चीखों की आवाज़ें सुनी थी और ये लोग उसी तरफ बढ़ते हैं वहाँ जाकर कि एक गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। और जब वो वहाँ पर देखने जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग नजर आते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वो शेर जिसे डीले ने बचाया था आ जाता है। और उस शेर को देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और जब वो शेर डीले की तरफ बढ़ने लगता है तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर वो शेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले वाले जो कुछ टाइम पहले इन्हें मारने वाले थे वो अब इन्हें अपने साथ अंदर ले जाते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं। डीले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है, तो वो डीले को बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ एक आदमी आया था जो कि जमीन की तलाश में था और उसने हमें तुम्हारी भाषा सिखाई है। और ये लोग जिसकी बात कर रहे होते हैं वो असल में डीले के पिताजी ही थे। डीले उनसे पूछता है कि वो अब कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि अब उन्हें मॉन्स्टर की स्पिरिट अपने साथ ले गई है, यहाँ तक कि इन कबीले वाले लोगों को भी। अब वो डीले से कहते हैं कि अब तुम हमें वहाँ पर ले जाओगे। इस पर डीले उनसे पूछता है मगर मैं ही क्यों, तो वो कहते हैं कि सालों पहले हमारे यहाँ भविष्यवाणी हुई थी कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो कि शेर से बात कर सकेगा और वो हमारे कबीलों को भी बचाएगा। और इसके बाद ये लोग आसपास के कबीलों में भी ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि शेर से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डीले के साथ जो टिक टिक होता है वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर भागे नहीं थे,
बल्कि बड़ी माँ की बात सुनने के बाद वो अपने कबीले के लोगों के लिए एक नई जमीन ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, ताकि हमारे लोग भूख से ना मरें। अब डीले को पता है कि उसके बाबा नहीं भागे थे, मतलब कि वो किसी बुज़दिल इंसान का बेटा नहीं था। वो टिक टिक से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो टिक टिक कहता है कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती तो एक एक करके सब ये कबीला छोड़कर चले जाते। इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसके बाद डीले और बाकी कबीले के लोग मिलकर देवताओं के पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं, और इससे पहले वो उन लोगों तक पहुंचते जिन्होंने डीले के कबीले के लोगों को पकड़ा है, वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं। मगर वो लोग एक बोट से नदी को पार करके निकल जाते हैं। डीले और उसके लोग उनका पीछा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई बोट नहीं थी, और अब वो ये फैसला करते हैं कि वो पैदल ही आगे का सफर जारी रखेंगे। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं होता। सामने एक मीलों दूर फैला हुआ रेगिस्तान होता है, जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन डीले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। एंड देन कई दिनों के सफर के बाद सबको यही लग रहा था कि वो इस रेगिस्तान में मर जाएंगे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मगर डीले का ध्यान एक सितारे पर जाता है और वो सभी लोग उस सितारे को फॉलो करके आखिरकार उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। और ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए हैं, और ये इसलिए लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ पर ले जाते हैं ताकि वहाँ इनसे काम लिया जा सके। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इंसानों को गुलाम बनाकर ये पिरामिड्स बनाए जाते थे। वहाँ पर हजारों गुलाम होते हैं और उनसे ज्यादा वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उनका एक देवता भी होता है जिसे वो अपना गॉड मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। और ये पिरामिड भी उसी के लिए बनाए जा रहे थे। इन लोगों का मानना था कि ये देवता असल में आसमान से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी जमीन डूब गई तो ये लोग वहाँ से उड़कर यहाँ पर आए हैं, और जो इन सब लोगों का सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इनके सामने नहीं आता। वो हमेशा पर्दों के पीछे छुपा रहता है। बस वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ, ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड जल्द से जल्द तैयार हो सके। वहाँ पहुँचने के बाद डीले और उस कबीले का सरदार जो डीले का साथ देने आए थे वो गुलामों के कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल देख नहीं पाता, वो अंधा था। इस अंधे आदमी की कहानी ये है कि पहले ये भी देवताओं के साथ ही रहा करता था, मगर इससे कुछ गलती होने की वजह से इसे देवताओं ने महल से निकाल दिया था, और फिर मजदूरों ने इसे अपने पास छुपा कर रख लिया था। और वो डीले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे, लेकिन अब 2 मर चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। डीले इनसे पूछता है कि इन्हें मारने का कोई तरीका तो होगा। तो वो आदमी कहता है कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसकी बॉडी पर आसमान का एक निशान बना होगा, और उस निशान को उर्वाना कहते हैं। आदमी कहता है कि वो इंसान यहाँ के सभी गुलामों को आज़ाद करवाएगा। फिर वो डीले से पूछता है कि तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा निशान है। डीले कुछ नहीं बोलता और खामोश रहता है। डीले को ये भी पता चल जाता है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, इन्हीं लोगों ने उन्हें मार दिया है। इसके बाद डीले और उसका साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में टिक टिक मारा जाता है। टिक टिक मरने से पहले डीले को उसके बाबा का वो भाला भी दे देता है, और अब डीले अपने बाबा और टिक टिक का और उन सभी लोगों का बदला लेना चाहता है। वो सबको यहाँ से छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरे लोग जब अंदर एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर जख्म के निशान होते हैं, और ये जख्म के निशान इस तरह से होते हैं जिस तरह से आसमान में ऑरेंज बेल्ट होती है। ये स्टार्स का एक ग्रुप था जो कि कुछ अलग तरह से बना हुआ था, मतलब कि एक पैटर्न। और उस निशान को देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं। यहाँ पर असल में लोगों की एक भविष्यवाणी थी कि इन लोगों के राजा को एक ऐसा आदमी खत्म करेगा जिसकी बॉडी पर ये निशान होंगे, और वो डीले पर तो नहीं थे मगर एवलेट के हाथ पर थे। अब वहाँ के देवता को उसके आदमी बताते हैं कि उसके पीछे एक शिकारी आया है। तो देवता कहता है कि आखिर शिकारी आ ही गया। डीले उन सबको कहता है कि कल सुबह होने पर वो सब अपने लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे जो लोग वहाँ पर मजदूर हैं, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर उन्हें बोलते हैं कि हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। और वो लोग जंग का ऐलान कर देते हैं, और वहाँ पर जो बड़े बड़े मनक होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं
और वो भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं देवता कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और अगर फिर भी गुलाम आगे बढ़े तो एवलेट को मार दो, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। डीले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर देवता आता है और देवता के आते ही सभी लोग झुक जाते हैं और झूठे देवता ने लोगों को इस हद तक डरा रखा है जैसे सच में वो कोई देवता हो। और अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इसे लेने आए हैं वो इसे लेकर पहाड़ों में वापस चले जाएं, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल ये ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक जिस किसी की बॉडी पर आसमान के सितारों के निशान होंगे वो इस किंगडम का खात्मा कर देगा, और वो निशान एवलेट की बॉडी पर होता है, इसलिए वो इन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। डीले कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? तो वो जवाब में कहते हैं कि वो यहीं हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। इसलिए डीले जाने से मना कर देता है और इसके बाद वो भाले को देवता की तरफ जोर से फेंकता है और वो भाला देवता के आर पार हो जाता है और वो मारा जाता है। जिस पर डीले कहता है कि देख लो, तुम सभी ये कोई देवता नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान है और ये भी हमारी तरह मर सकता है। और इसके बाद उन सब के बीच एक जंग होती है। इस जंग में डीले के लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो कि इन सबको कैदी बनाकर लाया होता है वो एवलेट को एक तीर मारता है और इस तीर की वजह से एवलेट की मौत हो जाती है। और डीले उस आदमी को जिसने एवलेट को तीर मारा होता है उसे मार देता है। अब एवलेट मर चुकी है। डीले ने इस पूरे सफर में करण, टिक-टिक और एवलेट को खो दिया, लेकिन बड़ी माँ ने ये सब तो नहीं बताया था। बड़ी माँ जो दूर से इन सबको अपनी पावर से देख रही थी, क्योंकि वो स्पिरिट से बातें कर सकती हैं और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान वापस ले आती हैं और इस तरह से एवलेट की जान बच जाती है। और एंड में अपने इलाकों में जाने से पहले जिन कबीले वालों ने उनकी मदद की थी वो उन्हें कुछ अनाज देते हैं और डीले को बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम इनको अपनी जगह ले जाओ और वहाँ की ज़मीन में दबा दो। वो ऐसा ही करते हैं। मतलब अब योगाल कबीले को सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब वो खेती बाड़ी भी शुरू करेंगे। डीले ने बहुत से कबीलों को आज़ाद करवाया और एक झूठे देवता से निजात दिलाई। आखिर उसके बाबा की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है और वो कबीले में शान से रहने लगते हैं और डीले वहाँ का लीडर बन जाता है। यहाँ कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।